मैं एक फौजी का बेटा हूँ जी, और वर्दी की तरफ एक आकर्षण शुरू से रहा जी, इसकी सेवा में रहा। एक ही भाव रहा, सेवा भाव, एक ही भाव रहा, समाज की सेवा, देश की सेवा। बीजेपी पार्टी जो है एक विचारधारा है, वो विचारधारा है देशभक्ति की, देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की। तो मेरी विचारधारा यहीं उनसे मिलती थी। स्टेटहुड वापस आने का या आपको लगता है अभी समय देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब के यहाँ पे हालात हैं जम्मू कश्मीर में, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 5 साल तो क्या, आने वाले दिनों में जब सड़कों पे जनता उतरेगी, इनसे हिसाब मांगेगी, जनता जनार्दन को मिसगाइड करने के लिए जो वायदे किए हैं उनसे बचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को मिसगाइड कर रही है। 2 बार गैलेंट्री अवार्ड्स, 1 बार मेरिटोरियस अवार्ड पूरी सर्विस में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, फॉर्मर एसएसपी, और उससे पहले एमएससी बॉटनी के लेक्चरर भी, बीएसएफ में भी सर्व किया। इतनी सारी चीजें जब एक शख्स के पास हो और उसके बाद उसने सोचा हो कि अब सियासत में आना है, तो वाकई में सियासत में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो नई शुरुआत एमएलए अखनूर मोहनलाल भगत जी की कैसी हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या सियासत में आने के लिए शुरू से ही मन में विचार था या फिर स्पॉन्टेनियस कुछ हुआ कि सियासत में दखल दिया और सियासत में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी गए, और फिर पहली बार टकराव हुआ उस मुख्यमंत्री से जिसे कभी सल्यूट भी किया था एसपी रहते हुए। तो सर, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका द न्यूज रूम 24 आवर्स में। थैंक यू। बहुत बार आपके इंटरव्यू किए हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, आज विधायक बनने के बाद पहली बार आपके साथ बातचीत हो रही है। कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स में आना है या सब कुछ जो है खुद ब खुद होता गया? देखिए दीपक जी, जैसे आपने बताया जी कि मैं अलग अलग सेवाओं में रहा हूँ और शिक्षा विभाग में भी लेक्चरर के तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं जी, परवाल में रहा हूँ। उसके बाद जैसा आपने कहा कि बीएसएफ में रहा हूँ, मैं असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री गया था जी। बेसिकली मेरे पिताजी फौज में थे, मैं एक फौजी का बेटा हूँ जी, और वर्दी की तरफ एक आकर्षण शुरू से रहा जी। उसी के चलते जब मैं बीएससी करने साइंस कॉलेज में आया हूँ, जीजीएम साइंस कॉलेज, इसको आप कॉलेज ऑफ वेल्स भी एक नाम प्रिंस पे, हाँ प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स जी। तो वहां पे मैंने एनसीसी भी ली, एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, एनसीसी कैडेट रहा हूँ। तो ध्यान हमेशा वर्दी की तरफ रहा। बेशक मैं बॉटनी पढ़ा रहा था, बॉटनी का लेक्चरर था, लेकिन वर्दी की तरफ ध्यान रहा। तो मैं बीएसएफ में एज असिस्टेंट कमांडेंट चला गया ठीक। वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग की और सर्व भी किया। पंजाब में बॉर्डर मैनेजमेंट में रहा जी, और उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी में अपने ही उस समय की स्टेट जम्मू कश्मीर में किसी इलाके में मैंने सर्व किया है ठीक। ISD भी कहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में रहा हूं। उसके बाद 99 बैच JKPS। बीएसएफ में भी जब आप रहे तो तब भी मन में यही था कि एक बार ट्राई करना है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, या फिर आपको लगा कि नहीं, इससे कुछ? उसमें उससे पहले ही जब पढ़ाई करते थे शुरू से ही, तो आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते थे। अच्छा ठीक। तो किसी वजह से यूपीएससी नहीं हो सका, वही तैयारी की हुई थी, वही स्टडी की हुई थी जो JKPS में JKAS में हमें काम आई, जो के स्टेट सिविल सर्विसेज आप कह सकते हैं, वो पास हो गया, यूपीएससी नहीं। अच्छा, 25 साल जम्मू कश्मीर पुलिस में बिताए, 99 बैच के थे, 2024 में आकर रिटायरमेंट ली। इन 25 साल में बहुत पोजीशन एंजॉय भी की, सर्व भी किया सोसाइटी को। विधायक बन के कैसा लग रहा है आज? देखिए, मैं जहां भी रहा, जिस भी सेवा में रहा, एक ही भाव रहा, सेवा भाव जी। समाज की सेवा, देश की सेवा, हमेशा अपने काम को सेवा के तौर पे लिया। चाहे मैं शिक्षा विभाग में रहा, चाहे बीएसएफ में रहा, या उसके बाद पुलिस में भी अपनी सेवाएं दी। एक ही भाव रहा, समाज की सेवा, देश की सेवा। तो एंजॉय करने वाली कभी वो बात नहीं रही। हाँ, काम अच्छा होता था, सीनियर से अप्रिशिएशन भी मिलती थी, अपने लोगों से, जनता से अप्रिशिएशन भी मिलती थी कि काम अच्छा हो रहा है, और अपने आप में एक संतुष्टि होती थी। इट वाज मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैं कुछ किसी के लिए, देश के लिए कर पा रहा हूं। अच्छा सर, बेल्ट फोर्स में ना एक वो बड़ा रहता है, एक अपना मतलब कहते हैं ना रोब होता है एक, और एसएसपी थे आप, लास्ट आपकी जो पोजीशन थी एक रोब था,
तो विधायक बन के एक लोगों से बड़ा वो कहते हैं विनम्र हम्बल होके मिलना होता है, थोड़ा फर्क है। हर काम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी, और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। जो रोब की बात की, मैंने पहले कहा कि मैंने इसको सेवा के तौर पे लिया, जहां भी रहा, चाहे पुलिस में भी रहा, सेवा के तौर पे लिया। हाँ, एक अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी होती है जो उसकी सेवाएं हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, बिल्कुल। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने अथॉरिटी कम लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जहां भी रहा। और रही बात ये आपने जैसे कहा कि क्या पहले भी सोचा था जी, कि पॉलिटिक्स में आने का, राजनीति करने का, ऐसी कोई सोच नहीं। मैं फिर कहूंगा कि एक सेवा भाव था। अभी पिछले 1-2 साल से जो मेरे वहां के वासी हैं, अखनूर वासी जी, इलेक्शंस की बात चली तो आस्ता आस्ता उन्होंने कहना शुरू किया कि आपने सेवाएं दी हैं। मैं एसपी रूरल जम्मू भी रहा, बिल्कुल, वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ रहता हूँ और वहाँ की जनता जनार्दन से संपर्क में रहा हूँ, हमेशा संपर्क में रहा हूँ, उनकी सेवा में रहा हूँ। शायद उन्होंने यही सोचते हुए कि मुझे एक अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि इस बारे में भी सोचो। मैंने भी अपनी सोच बनाई, इस तरफ ध्यान दिया कि सेवा ही करनी है, तो चलो ये भी एक मौका है। तो फिर बाकी तो आपके सामने है सब। परिवार आपका जो है उसकी बैकग्राउंड बेल्ट फोर्स की थी, पिताजी फौजी थे, आप भी फौज से ही आए, शायद आपकी मिसेस जो है वो भी जॉब में है, हाँ, है ना, सीनियर लेवल पे। हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आप सर्विंग में ही सभी रहे हैं, पॉलिटिक्स से कोई परिवार में था नहीं। जब पॉलिटिक्स में आने का सोचा या जैसे आपको जनता ने कहा कि आप पॉलिटिक्स की ओर आइए, तो तब बीजेपी ने आपको अप्रोच किया या फिर आपने सोचा कि ये पार्टी ज्यादा बेहतर है, इस तरफ आया जाए, कैसे सारा ये हुआ? देखिए, मैं कहूं कि बीजेपी ने अप्रोच किया, ऐसी कोई बात नहीं जी। बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता, वो एक विचारधारा है। बिल्कुल। आपने मेरी बैकग्राउंड देखी, मैं एक फौजी परिवार से आता हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ, फिर डोगरा हूँ और शुरू से ही वर्दी की तरफ आकर्षण रहा है। एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ, बीएसएफ में सर्व किया है, फिर पुलिस वॉलंटियरली लिया हूँ। जब जेकेएस हुआ है तो इसमें पहले 40 जो दी थी वो पुलिस सर्विसेज को ही दी थी। उसके बाद आपने जैसे कहा कि 2 बार गैलेंट्री मेडल मिला है। मैंने अपनी सेवाएं जो हैं वो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया में दी हैं, और आपको पता है कि गैलेंट्री मेडल बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे मिलता है, किसको मिलता है। बिल्कुल। सोच जो रही है, जो भावना रही है, वो देशभक्ति की रही है, देश सेवा की रही है। तो इसी के चलते जो है मैं पुलिस में वॉलंटियर सेवा वॉलंटियरली आया था। और आपने बीजेपी की बात की, तो अब सारी चीजों से आप देख सकते हैं कि मुझे कौन सी पार्टी आकर्षित करती और कौन सी पार्टी में मुझे होना चाहिए था। तो मैं वहां पे हूँ जहां पे मुझे होना चाहिए था, जहां पे मैं चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी जो है एक विचारधारा है, वो विचारधारा है देशभक्ति की, देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की। तो मेरी विचारधारा उनसे मिलती थी, मिलती क्या, मैं इसी विचारधारा से, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रभावित हूँ, उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। तो मैं शायद दूसरी पार्टी में जा भी नहीं सकता, वहां मैं रह भी नहीं सकता। सर, बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से बड़े अधिकारी ऑफिसर ऐसे होंगे जो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों से आकर्षित होंगे, मगर बीजेपी में जैसे आपने खुद कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी ज्यादा होड़ है वहां पर टिकट लेने की, तो समझ लिए किसी के लिए पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। तो आप इसे अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि अखनूर से जब आपकी टिकट अनाउंस हुई तो मुझे लगता है किसी ने विरोध भी नहीं किया, बहुत सारी जगह तो कंपटीशन था टिकट्स का, या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के पास एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में आप आए तो पार्टी को भी लगा कि हमें एक अच्छा चेहरा मिल रहा है, किस तरह से? इसमें मैं यही कहूंगा, मैं पार्टी की तरफ और पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, इतना भरोसा किया और मुझे अखनूर से प्रत्याशी बनाया। कंपटीशन हर जगह रहता है, यहाँ भी कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया और मुझे प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं उनका, जो बीजेपी की हमारी टॉप लीडरशिप है, श्रेष्ठ नेतृत्व है, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और अखनूर की जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, मुझ पे इतना भरोसा जताते हुए भारी बहुमत से मुझे वहां से जिताया है और मुझे
अपनी सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर अब आते हैं थोड़ा सा असेंबली में। विधायक बने, जीते, शपथ ग्रहण किया और असेंबली शुरू होनी थी, तो हमने एक वीडियो आपका श्रीनगर से देखा था कि आपकी उंगलियों में शायद लग गई थी। अब ठीक है आप? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हुआ क्या सर, वो मतलब वो कैसे लगी? वो आपको सब पता है कि जी एक विधेयक लाया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया जी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वहाँ के जो माननीय स्पीकर साहब थे, ऑनरेबल स्पीकर, उनका जो रोल था वो बाइएस्ड था। अच्छा। उसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक। अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसको किसी ने सुना नहीं। जो ऑनरेबल स्पीकर ने सुनना चाहिए था वो नहीं सुना, और ऑनरेबल स्पीकर टोटली बाइएस्ड थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं तो पहली बार असेंबली में गया, लेकिन जब उनका वहाँ पे कंडक्ट देखा वो टोटली बाइएस्ड था, और बिल्कुल एनसी के इशारों पे काम कर रहे थे। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से एक स्लिप आती थी, उस पर लिखा होता था कि उन्होंने क्या करना, वो वैसा ही करते थे। अच्छा। तो वही बात है कि उस पे हम अपना विरोध जता रहे थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये हमारा अधिकार भी है, और जनता ने हमें चुन के भेजा हुआ था। जो उनकी एस्पायरेशंस थी, हमसे अपेक्षाएं थी, हम वही करने की कोशिश कर रहे थे, और जो उन्होंने हमें करने नहीं दिया। सर लगी कैसे आपको, मतलब कोई मैंने हैंडलिंग की गई बात? अच्छा, आपने मार्शल्स के साथ? मार्शल में आपने वीडियोस देखे होंगे, वो ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से ऑर्डर्स थे कि जैसे भी है इनको थ्रो देम आउट। ये उनके वहां पे रिकॉर्डेड है, आपने सुना भी होगा। थ्रो देम आउट। अच्छा सर, आप वेरी अनफॉर्चुनेट, आप पुलिस में रहे हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप उनके साथ ऑनरेबल लगाते हो और फिर कहते हो थ्रो देम आउट। इज इट डेमोक्रेसी? सर उस टाइम अगर आपको वो पुलिस वाला अपना वो याद आ जाता जज्बा, तो मुझे लगता है 2-4 मार्शलों को तो फिर आपने झटक सकते थे। हमारा कंडक्ट जो रहा है प्योरली सिविलाइज्ड रहा जी। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज नहीं की, और हम तो अपने जो राइट्स थे, या मैं यूं कहूं कि जो हमारा हक था, जब फर्ज बनता था, ड्यूटीज थी कि बात रखना, वो रखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सर, एक और चीज थी, जैसे पहली बार आप जीत के गए, असेंबली में जाना था। ऐसे आप इससे पहले कभी आप अगर असेंबली में गए होंगे तो आप वहाँ जो गेस्ट बेंचेस में बैठे होंगे, कभी कई बार होता है सवाल जी, या आप पहली बार ही असेंबली में गए थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने टीवी पे बात किया था, एक इंटरेस्ट रहता था क्योंकि सब्सिस में थे, तो आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी स्टेट में, आपके देश में क्या हो रहा है, उसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसी लक्ष्य से हम पता रखते थे क्या हो रहा है, टीवी पे भी देखते थे, लेकिन गया पहली बार। अच्छा, तो सर जब पहली बार गए, कुछ पार्टी की तरफ से पहले तो कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि जब आप जाओगे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने ये रिएक्ट करना है, या ये कहा गया था कि जो सीनियर लीडर्स या लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे सुनील शर्मा जी थे, जो वो आपको बताएंगे उस तरह करना है? क्या तैयारी थी? उससे जाने से पहले एक बैठक हुई थी हमारी, क्योंकि उसमें ऑब्चुरीज पढ़नी थी, तो मेरे भी इलाके के जो माननीय रिस्पेक्टेड मेंबर्स रहे हैं हाउस के, उनके बारे में मैंने भी बोलना था, मुझे भी बताया गया था कि किनके बारे में क्या बोलना है, बताया गया था सीनियर लोगों की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं डिस्कस हुआ था कि ये सिचुएशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड थी। और उसके बाद जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का एड्रेस हुआ है, उस पर डिस्कशन होनी थी। उस पर मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि क्या रखेंगे अपने एरिया के बारे में, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में मैंने क्या करना है, अखनूर को जिला बनाना है, मैंने बातें सोच के रखी हुई थी, स्टडी भी किया हुआ था, और जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनके बारे में क्या करना है, दरिया चुनाव है उसका क्या करना है, यूथ को लेकर नौजवानों के बारे में क्या करना है, उनके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, पॉलिटेक्निक बनाना है ताकि स्किल्ड हमारे पास मैन पावर बने। बहुत सारी चीजें जो हमने सोची हुई थी, सिंचाई का क्या करना है, किसानों का क्या करना है, बहुत सारे, मैंने एक इंथुसियाज्म था, एक उत्साह था कि क्या करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव रही, दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर पिछली बार जब आप जम्मू में एडिशनल एसपी रूरल थे, उस समय सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, जिनकी अभी है, और जो अब मुख्यमंत्री हैं यही उस समय मुख्यमंत्री थे, उमर साहब। तो एक मुख्यमंत्री जिसको कभी सल्यूट किया हो सर्विसेज में रहते हुए, आज उनके सामने विधायक के तौर पे बैठना ऑपोजिशन में, कैसा अपने आप में कैसा लग रहा? देखिए, जैसे आपने मेरे सर्विस कैरियर बात की जी, मैंने जहां भी
जो अपना सेवाएं दी हैं पूरे सेवा भाव से दी हैं और अनुशासित तरीके से दी हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए जी। तो उस समय उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे या कोई भी चीफ मिनिस्टर होता, जो मेरा काम था, एक मर्यादा है जो बनती थी हमने किया। आज भी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा और जो भी भारत विरोधी देश विरोधी यहाँ भी एजेंडा चलेगा उसके लिए ये तो छोटी सी चोट लगी, उसके लिए किसी भी किस्म का बलिदान देना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उमर साहब से मुलाकात हुई ड्यूरिंग असेंबली आपकी? ऐसे अकेले में उन असेंबली में भी देखा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और चीज है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर है, पहली बार आप जीत के आए हैं और आप इस समय ऑपोजिशन में हैं। आपकी बिल्कुल पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी खोड़ है, जहां से सतीश शर्मा जीत के आए, इंडिपेंडेंट और मंत्री बने हैं और सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को, क्योंकि वो एनसी के साथ चले जाएंगे या एनसी को सपोर्ट करेंगे, तो खोड़ से भी लोग आपको जान पहचान के हैं, आपके पास आते होंगे। कैसे देख रहे हैं आप उनका ये मूव कि उन्होंने जम्मू का एक विधायक जीतता है और फिर एनसी के साथ चला जाता है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कुछ जम्मू के लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं, जम्मू के लोगों का जो मैंडेट है वो देश के हित में है जी, वो भारतीय जनता के पार्टी के हित में है। अगर कहीं ना कहीं सतीश शर्मा जी को वोट मिले हैं तो वो इसी विचारधारा पे मिले हैं। अगर वो एनसी के पास गए हैं, एनसी के साथ मिले हैं, मेरे ख्याल में जिन लोगों से उन्होंने वोट लिए हैं उनके कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। मतलब आपको लगता है लोग भी ये फील कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो मिलते भी होंगे लोग हमारे साथ मिलते हैं, जो मैंने बात कही है ये लोगों से ही आई है। हाँ। अच्छा सर, दूसरा एक और चीज है, मतलब उन्होंने एक जो 2-4 बार बयान कुछ ऐसे दे दिए कि, यह कह दिया कि बीजेपी के जो 25 जोकर जीत के आए हैं, फिर ये कह देना कि ये लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये सिर्फ 500 लोगों टिकट की लाइन में थे, 25 जीत गए। तो आपको लगता है ऐसा कंडक्ट होना चाहिए? मैं अपनी बात करता हूँ जी। आपने खुद ही कहा मैं एमएससी बॉटनी जी और हॉनररी डॉक्टरेट भी हूँ। मैं बेशक अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपको पता हॉनररी डॉक्टरेट भी हूँ जी। तो मेरे ख्याल में डॉक्टरेट से ऊपर पढ़ाई लिखाई क्या होती है जी। और हमारे साथ जो हमारे माननीय विधायक हैं, कितने पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, इससे ज्यादा पढ़ाई फिर रिसर्च वर्क ही होता है और कईयों ने तो रिसर्च वर्क भी किया और उसमें गोल्ड मेडल भी दिए हुए हैं। फिर जो सर्विंग डॉक्टर हमारे साथ हैं, हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और विजनरी हैं, विजन रखते हैं जी। और बहुत सारे हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड और यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे लोगों का, और उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। माननीय श्यामलाल शर्मा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी 2 बार मंत्री रहे हुए, कितना उनका एक्सपीरियंस है और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना के जोकर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको शोभा नहीं देता। अच्छा सर, अब थोड़ा सा स्टेट के हिसाब से बात करते हैं। स्टेटहुड को लेकर लगातार बात हो रही है, असेंबली के अंदर भी बात हुई। चलिए, स्पेशल स्टेटस की बात को तो आप लोगों ने नकारा कि वो 370 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है स्टेटहुड वापस आना चाहिए? इस समय बिल्कुल आना चाहिए। वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं, स्टेज से कह के गए हैं, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है स्टेटहुड आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड लाना है। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप 370 की बात करते हैं या प्री 1953 की बात करते हैं जी, क्या ये जस्टिफाइड है? कौन सा देश है दुनिया में जहां पे 2 विधान 2 निशान जी? तो सर, ये समय लगता है ये राइट्स टाइम है अभी 300 स्टेटहुड वापस आने का, या आपको लगता है अभी समय देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब के यहाँ पे हालात हैं जम्मू कश्मीर में, जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है कि आपकी जो राज्य का दर्जा है वापस आएगा, स्टेटहुड वापस आएगी उचित समय पे, तो अब बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जी, वो एप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है वो डिसाइड करेंगे सीनियर्स बैठे। अच्छा, अब थोड़ा आप जर्नल मुद्दों पे आते हैं, जैसे कि जब आप भी कैंपेन कर रहे होंगे, किस तरह के मुद्दे लोगों के आपके पास आए थे कि जिनको लोगों ने कहा था कि ये जर्नल मुद्दे हैं, अगर आप असेंबली पहुंचेंगे तो ये
मुद्दे उठाइए। देखिए, पहला मुद्दा तो जो आया अखनूर में वो है चुनाव को लेके जी, क्योंकि पूरा कृषि योग्य जो भूमि बिल्कुल है बिल्कुल। उसका नुकसान हो रहा था। अखनूर तहसील जो है कृषि प्रधान बिल्कुल। क्षेत्र है, जी। लोगों का जो दारोमदार है वो कृषि पे है, खेती पे है। हम्म तो दरिया चुनाव जहाँ से अखनूर जहाँ कंस्टिट्यूएंसी शुरू होती है वहीं से शुरू होता है, जी। मतलब शुरू हाँ, कहाँ से चिनाब के साथ साथ ही चलता है, कंस्टिट्यूएंसी बिल्कुल चुनाव के साथ साथ शुरू साथ होती शुरू है। होती है। जी चुनाव तो पीछे से आता है लेकिन जी, जो कंस्टिट्यूएंसी शुरू होती है उसके साथ ही शुरू उसके होती साथ साथ है। शुरू जी होती है। और पूरी एक साइड जो कंस्टिट्यूएंसी है वो आपका जोड़ियां, अखनूर, ये देवपुर, गुड़ा, ब्राह्मणा, सारे ये एरियाज हैं, एरियाज हैं। इंद्री पत्तन तक जी जो हमारा जी, लास्ट विलेज है वहां तक। राइट साइड पे ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर चनाब। जी और लेफ्ट पे अगर देखा जाए तो हमारी पंचायतें वहाँ गढ़खाल है, फिर परगवाल की परगौल लास्ट पंचायत है, तक है। पूरा एक जी। द्वीप है, आइसलैंड है। हाँ तो बिल्कुल। दोनों तरफ आप कह सकते हैं कि चंद्रभागा के दोनों तरफ जो है वो अखनूर कंस्टिट्यूएंसी है। तो ज्यादा बड़ा इशू है आप कह रहे हैं चिनाब की ब्यूटिफिकेशन या उसकी कृषि? एक ही है मुद्दा। जी। दूसरा जो इशू आता है वहां पे वो यूथ का, नौजवानों का, बेरोजगारी का। और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई का भी देखता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना आईटीआई है, वो भी एक मुद्दा है। फिर वहाँ पे लोगों की भूमि अधिग्रहण की हुई है सेना ने, फौज ने एक्वायर की हुई है बड़ी पहले से, उसका जो पिछले 10 साल से मुआवजा नहीं मिला है। अब लोगों का दारोमदार खेती पे है, मुआवजे से जीवन यापन चलता है, गुजारा चलता है, वो नहीं मिल रहा, वो भी एक इशू है। फिर मैं कुछ वहाँ पे स्थान है, एरियाज हैं जी जिनको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ। जी चुनाव तो है ही है, जी। उसकी ब्यूटिफिकेशन दोनों साइड से, उसका रिवर बैंक जो बनाना है, रिवर फ्रंट हमने बनाना है। उसके साथ साथ कुछ एरियाज और भी हैं, स्मा एरिया है हमारा, बिल्कुल, जो काफी माना जाता है सुंगल स्थल समा। भी है, जी। और वहाँ पे टूरिज्म की भी पोटेंशियल है, उसको डेवलप करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है। इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे वहाँ आ रही है लेकिन उसको डेवलप करना है ताकि नौजवान जो है वो अपना वहाँ पे व्यवसाय शुरू कर सकें, इंडस्ट्री शुरू कर सकें और खुद तो रोजगार ले ही, उसके साथ साथ और नौजवान साथियों को अपने साथ काम पे। सर आपने अभी नौजवानों की जो बात की, इस समय एक बड़ा बर्निंग इशू है एज रिलैक्सेशन को लेकर, सब इंस्पेक्टर और जो पीएसआई जो आएंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? अब खुद भी पुलिस में रहे हैं। हमारी एक बैठक थी भारतीय जी जनता पार्टी की, भारतीय जी जनता पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में ही। जी। तो कुछ नौजवान जो थे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैनर्स लिए हुए थे, मैं भी उनसे मिला और फिर अंदर भी जो बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से सोच रही है। वहाँ बात भी हुई कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनके साथ इस मैटर को टेकअप किया जाएगा, इसको बात को लिया जाएगा। और मैं तो आपने देखा होगा पूरे सर्विस कैरियर में मैं हमेशा नौजवानों के साथ रहा हूँ, यूथ के साथ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि यूथ जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, मैं युवाओं से भी कहता हूँ और फॉर्चुनेटली वो मेरी बात मानते भी हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बिल्कुल देश का भविष्य है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, जरूरत है उस पोटेंशियल को सही दिशा में चैनलाइज करने की। और मैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, हम उनकी कदर करते हैं और हमेशा युवाओं के साथ। उमर अब्दुल्ला सरकार जब दोबारा अभी बनी, यूटी की पहली सरकार थी और इन्होंने बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, 2 लाख नौकरियों के, 200 यूनिट फ्री बिजली के। आपको लगता है ये पूरे कर पाएंगे? देखिए, जो असेंबली में हुआ इसी को कैमोफ्लाइज करने की जरूरत थी, लोगों का ध्यान बटाने की जरूरत थी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होड़ लगी हुई थी कि कौन अपने आप को ज्यादा आगे ले आए कि 370 को हमने वापस लाना है, प्रीज 1953 सिचुएशन को वापस लाना है। पीडीपी तो चलो बेचारे वो है ही थोड़े से हैं, है ना, उन्होंने तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूज किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये किया है, सारा रेजुलेशन लाया है ये मैनिफेस्टो को वो करने के लिए, इन मुद्दों से बचने के लिए। अब जो इन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा कैसे करना, मैं तो चाहता हूं कि ठीक है दे, उन पे आए जी, जल्दी आए, लेकिन इनको लग रहा है कि उनको मुश्किल, सर लगता है सरकार 5 साल चलेगी। ये तो मैं तो देखो लोगों की भावनाएं हैं,
सरकार बनी है तो चलनी चाहिए। मगर जिस तरह से अभी तक 2 महीने गुजरे हैं, ये कैसा लगता है आपको, कुछ चला पाएंगे? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो सरकार चलानी चाहिए, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में जा नहीं रहे हैं। जो कह के लोगों से वायदे करके वोट लिए हुए हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे ज्यादा देर चलने वाला नहीं। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जनता ही इनको उतार देगी। सर, अभी जो अगली असेंबली सेशन आएगा जनवरी में, वो तो फुल फ्लैज सेशन होगा, और अब आपने देख लिया है कि अंदर असेंबली में क्या हुआ, तो अब तैयारी जो है पहले से पूरी करनी है कि अगर कुछ ऐसा आता है तो काउंटर करना ही करना है। देखिए, हमारी तैयारी जो है वो तैयारी मुद्दों पे रहेगी, हमेशा मुद्दों पे रहेगी। एक विचारधारा की तैयारी है, देश हित में रहेगी, जनता जनार्दन के हित में रहेगी। हमारा कभी भी ये नहीं रहेगा, मेरा खास करके कभी भी ये नहीं रहेगा कि हमने हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना है। हम हाउस की प्रोसीडिंग्स को में कोऑपरेट करेंगे, प्रोवाइडेड के मुद्दे सही हों। अगर देशद्रोही या इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे लाएंगे, अब 370 की बात करते हैं जी, तो 370 आपको पता है भारत की पार्लियामेंट से भी वो नकारा जा चुका है और हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो जब वो कोई मुद्दा ही नहीं रहा हुआ है, जनता जनार्दन को मिसगाइड करने के लिए जो वायदे किए हैं उनसे बचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को मिसगाइड कर रही है, धोखा दे रही है। जो आप 5 साल सरकार चलने की बात कर रहे हैं, लोगों ने इनको पूछना है, हिसाब लेना है। 5 साल तो क्या, आने वाले दिनों में जब सड़कों पे जनता उतरेगी, इनसे हिसाब मांगेगी, फिर पता चलेगा। अच्छा सर, एक अब आखिरी सवाल है आपका, पुराने डिपार्टमेंट का, पुलिस का, आप लंबे समय तक रहे हैं। तकरीबन विधायकों के पास जो शिकायतें लोग लेके आते हैं वो यही कहते हैं कि जनाब किसी SHO ने कुछ कर दिया, DSP के साथ कुछ हुआ। तो आप तो पुलिस में रहे हैं, सारे ऑफिसर से पहचान भी अच्छी है, बहुत सारे आपके जूनियर्स हैं। तो अभी 1-2 महीना जब विधायक बने, आपको 2 महीने होने ही वाले हैं, तो ऐसी जो चीजें आती हैं तो इजीली सॉल्व हो जाती हैं आपके थ्रू, या लोगों को ये फायदा रहता है कि SSP साहब अब विधायक बन गए हैं तो हमारे मसले सॉल्व हो जाएंगे पुलिस वाले? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो है जी, मेरा एक प्रशासनिक अनुभव भी है जी, पुलिस अधिकारी के तौर पे, और अब विधायक भी हूँ जी। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो तो हैं ही हैं, और मेरा भी प्रयास रहेगा एक समन्वय बनाते हुए। हाँ, जहाँ पे कोई अधिकारी, कोई अफसर गलत करेगा उसके लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं होगी जी। जनता जनार्दन को इंसाफ मिलेगा। मेरा यही कहना है, देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जीरो टॉलरेंस होगी किसी भी करप्शन के इस काम के लिए, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं तो अफसर के ये भी करें, काम करें आप, और लोग बहुत अच्छे हैं, अफसर्स को रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन अखनूर की जनता जो है वो अकाउंटेबल भी बनाती है, वो लिहाज करने वाले भी नहीं है। तो मैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें अफसर गलत होगा या जानबूझ के कोई कोताही की होगी, वहां पे मैं जनता के साथ खड़ा हूंगा, अफसर के साथ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे पुलिस ऑफिसर टर्न MLA मोहनलाल भगत जी, जिनका कहना है कि एक डिसिप्लिन सर्विस की है और डिसिप्लिन को कंटिन्यू किया जाएगा पॉलिटिक्स में भी, चाहे असेंबली के अंदर हो या बाहर। जहां गलत होगा उसके खिलाफ खड़े भी होंगे। और आपने देखा होगा कैसे असेंबली में जब धक्का मुक्की चल रही थी तो इनकी उंगलियों पे लग भी गई थी, मगर कहना फिर इनका वही है कि वो पुलिस वाला रौब नहीं दिखाया बल्कि डिसिप्लिन दिखाया। मगर डिसिप्लिन सामने से भी आना जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर कहीं जनता के खिलाफ कुछ हुआ तो फिर अधिकारी के साथ नहीं, जनता के साथ खड़े हुए नजर आएंगे विधायक जी। बहुत धन्यवाद।